5 की लेक्चर सीरीज़ में हमने पहली सीरीज़ में देखा कि जो परामर्श मनोविज्ञान है वो क्या होता है और परामर्श मनोविज्ञान का क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था, इसके बारे में हमने देखा। एक अच्छे परामर्श मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक है, उसके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, इसको पर भी हमने प्रकाश डाला था। तो आज इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आज ये देखेंगे कि परामर्श के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कितना है। तो 3 तरीके से जो है वो परामर्श को विभाजित किया गया है। एक है शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक और करियर परामर्श और व्यक्तिगत और सामाजिक परामर्श। इन 3 तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। अगर शैक्षिक परामर्श की बात करें तो इसमें शिक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। जैसे कि आजकल जो शिक्षा की प्रणाली है उसके ऊपर जो प्रतिस्पर्धी माहौल है, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और जो भी टेक्निक्स हैं, जो कि नई-नई टेक्निक्स हैं, इन सब के होने की वजह से जो बच्चों को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उसका वो सामना कैसे करेंगे, इसके बारे में इनको जो है वो परामर्श दिया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे सीखने के महत्व को समझाया जाता है कि हमें केवल प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं सीखना है हमें सीखना है कि हम अपने आगे चल कर के हम अपने कार्य को कैसे उचित ढंग से कर सकें, किस तरीके से जो है वो अपनी लर्निंग को बढ़ा सकें। कॉलेज स्तर पर अगर हम जाएँ तो अगर हमें कोई भी समस्या हो रही है, तो हम किस तरीके से उसका जो है निवारण कर सकें, इसके बारे में बच्चों को जो है वो परामर्श दिया जाता है। क्योंकि स्कूल के बाद जब बच्चा जो है वो कॉलेज स्तर पर जाता है, तो उसको और भी कई समस्याएँ और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं और चिंताओं का वो किस तरीके से समाधान करेगा, इसमें शैक्षिक परामर्शदाता जो है वो इनको बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो दूसरा है वो है व्यावसायिक निर्देशन और करियर परामर्श। इससे तात्पर्य करियर के चुनाव और किसी विशेष करियर में आगे बढ़ने के निर्णय लेने से संबंधित परामर्श है कि आप किस तरीके से अपने करियर को का चुनाव करेंगे, क्योंकि जब जो है वो हम करियर का चुनाव करने आते हैं तो हम बहुत ही द्वंद्व में रहते हैं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहते हैं, जहाँ पर हमें नहीं पता चलता है कि हम कौन से करियर का चुनाव करें जो कि हमें आगे जाकर के जो है हमें सफलता प्रदान करेगा। तो ये जो करियर निर्देशन है या करियर परामर्श है, तो इसमें सबसे पहले जो परामर्श बताता है, वो बच्चे के स्किल्स के अकॉर्डिंग कि आपकी जो भी कौशल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को चूज़ करिए और साथ ही साथ इसी करियर में आगे किस तरीके से आप सक्सेस लेंगे, उसके ऊपर वो उनको परामर्श देते हैं। तो यहाँ पर एक तो करियर चूज़ करना और साथ ही साथ उसी करियर में अब आपको कैसे आगे बढ़ना है, उस करियर से संबंधित जो भी समस्याएँ आती हैं, जैसे कि कार्य की प्रकृति अगर नहीं समझ में आ रही है या कार्यक्षेत्र का जो वातावरण है, अगर वो जो है उससे कोई समस्या आ रही है, तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान आप किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में परामर्श दिया जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो भी बच्चे की कौशल है, उसी के हिसाब से वो अपने करियर को क्या करे, चूज़ करे। अगर मान लीजिए उसके अंदर स्किल वो नहीं है और उसने कोई अलग सा करियर चूज़ कर लिया है, तो मानिए बात है कि उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा और हमेशा ही परेशानी की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। तो व्यावसायिक निर्देशन और करियर परामर्शदाता इसी से संबंधित समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत सामाजिक परामर्श। तो यहाँ पर व्यक्तिगत है तो अपने आप में को किस तरीके से आप विकसित करेंगे और किस तरीके से जो ज़िंदगी से संबंधित समस्याएँ हैं उसका जो है वो निवारण करेंगे। अपने बारे में कैसे जागरूकता प्राप्त होगी, इसी के ऊपर व्यक्तिगत परामर्शदाता परामर्श देता है। और साथ ही साथ सामाजिक में व्यक्ति के जो आस-पास के क्या जो वातावरण है, उससे संबंधित या अगर कोई रिलेशनशिप से संबंधित आप एक-दूसरे से संबंधित रिलेशनशिप से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उसी से संबंधित जो है वो परामर्शदाता आपको परामर्श देता है इस वाले में। उसके बाद है विकासात्मक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पूरे जीवन काल में व्यक्ति के साथ ये जुड़ा रहता है ये परामर्श। ये विभिन्न विकासात्मक चरणों से संबंधित समस्याएँ, जैसे कि ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम है, एडोलसेंस में क्या है, यंग एडल्टहुड की जो समस्याएँ हैं, यानी पूरे विकासात्मक चरणों से संबंधित समस्याओं और चिंताओं से निपटने में ये सहायता करता है, ताकि व्यक्ति इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और अपनी आगे की लाइफ को अच्छी तरीके से बिता सके। तो परामर्श जो विकासात्मक परामर्श है, वो व्यक्ति की ताकत से संबंधित और किसी की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो भी पोटेंशियल है, जो भी उसकी क्षमता है, उसे हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि वो अपने जो भी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, आगे चल कर के उसका वो निवारण कर सके।
सरलीकरण संबंधी यानी फैसिलिटेटिव जो आप काउंसलिंग है, इसमें जो है वो चिंताओं और समस्याओं को स्पष्ट करने में क्लाइंट की सहायता करना और आत्म-समझ एवं स्वीकृति को प्रोत्साहित करना कि जो भी समस्या है आपकी, पहले आप उसको अच्छी तरीके से समझिए और समझने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमारे लाइफ़ में ये समस्या है। जब तक कोई भी क्लाइंट जो है वो अपनी समस्या को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक वो किसी भी तरीके से कोई अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। तो सरलीकरण संबंधी में जो है वो सबसे पहले जो है समस्या को आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उस समस्या का क्या स्वरूप है उसको स्पष्ट करना है और साथ ही साथ अपनी आत्म-समझ एवं स्वीकृति को प्रोत्साहित करना इसके अंदर आता है सरलीकरण संबंधी परामर्श में। यहाँ पे और भी तरीके से जैसे नौकरी से संबंधित कोई समस्या आ रही है या कोई वैवाहिक समायोजन से संबंधित समस्या है या कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से कोई समस्या आ रही है, तो इसमें भी उसको जो है वो देखा जाता है। उसके बाद संकट या चरम बिंदु संबंधी यानी क्राइसिस काउंसलिंग, तो जैसा नाम से ही लग रहा है कि क्राइसिस है तो यानी यानी बिल्कुल तत्काल जो इमीडिएट जो सहयोग चाहिए परामर्शदाता से किसी भी समस्या के ऊपर, ये उसके ऊपर फ़ोकस करता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत दुर्घटना हो गई है या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, ठीक है? इस तरीके की जो बिल्कुल तात्कालिक जो समस्या आती है, जहाँ पर व्यक्ति इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और हमेशा चिंता में रहता है, तो इस तरह के समस्या का समाधान करने के लिए क्राइसिस काउंसलिंग जो है वो की जाती है और इसमें जीवन के जितने भी तनाव हैं जिसमें कि सामना करने में असमर्थता आ रही है या मान लीजिए कोई आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिल्कुल इमीडिएट काउंसलिंग जो है वो पर्सन को दी जाती है ताकि वो अपनी समस्या को से कुछ हद तक वहाँ से बाहर निकल सके। उसके बाद है प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव में जो है वो करियर की तैयारियाँ और कैसे आप करियर को तैयार करेंगे, कैसे अपने करियर के लिए निर्णय लेंगे। कोई अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन की आपको जागरूकता चाहिए या कोई अगर रिटायरमेंट है तो उसके बाद क्या विकल्प लेना है कि हम रिटायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें या कम्युनिकेशन को बढ़ाने में इस तरह की जो प्रिवेंटिव जो काउंसलिंग है जिसमें हमें तुरंत एक काउंसलिंग चाहिए होती है, उससे ये आपको बचाता है, दैट इज़ प्रिवेंटिव काउंसलिंग। तो हमने ये देखा कि इस तरीके के ये सारे हमारे काउंसलिंग के प्रकार हैं, जिसमें से कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है शैक्षिक परामर्श और व्यावसायिक और व्यक्तिगत सामाजिक परामर्श और साथ ही साथ जो ये हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन है, जहाँ पर हमें इमीडिएट काउंसलिंग देना ज़रूरी हो जाता है किसी पर्सन को कि अगर मान लीजिए उसके कोई सुसाइडल थॉट आ रहा है बार-बार और अगर उसको नहीं दिया जाएगा इस तरीके से तो मेबी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये जो संकट या चरम बिंदु संबंधी है, ये क्राइसिस काउंसलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप है काउंसलिंग का। उसके बाद परामर्श के प्रशिक्षण और पेशेवर पहलू कि किसी भी कोई भी परामर्शदाता है, तो उसको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि जिससे कि वो जो है वो अच्छी तरीके से अपने परामर्श को दे सके। तो यहाँ पर 4 प्रकार के कुछ ऑक्यूपेशनल क्रेडेंशियल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी परामर्शदाता जब तक ये चीज़ें उसके अंदर नहीं है, तब तक वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग जो है वो नहीं कर सकता है, कोई भी काउंसलर। तो सबसे पहला इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट है वो है निरीक्षण, जिसमें कि यहाँ पर जो भी सरकारी एजेंसीज़ होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो इन काउंसलर्स की जो गतिविधियाँ हैं उसको उसकी जाँच करती हैं कि वो ठीक तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिससे कि लोगों को जो है वो सुरक्षा दे सकें या उनके स्वास्थ्य और कल्याण के अनुरूप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट जो काउंसलर के लिए है कि यहाँ पर अगर वो काउंसलिंग कर रहा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाएगा और ऑब्ज़र्वेशन कौन करेगा? कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इनको ऑब्ज़र्व करती हैं कि ये अपनी जो है कार्य जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी काउंसलर तभी काउंसलर कहलाएगा जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो अपने आप से को रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जो भी आपके नॉर्म्स हैं, जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं, उसका वो प्रॉपर तरीके से पालन कर रहा है। तो पंजीकरण पेशेवर परामर्शदाता ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो कोई भी आपके पास आकर के परामर्श नहीं लेगा। तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है किसी भी काउंसलर के लिए।
उसके बाद है प्रमाणीकरण यानी सर्टिफ़िकेशन कि आप किसी ये एक ऐसे पेशेवर वैधानिक या गैर वैधानिक प्रक्रिया को संपन्न करता है जिसमें कोई एजेंसी या सरकारी निकाय निर्धारित योग्यताएँ पूरी करने वाले किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में पेशेवर के रूप में मान्यता प्रदान करता है। कि अगर आपने जब तक कोई इसके में कोर्स नहीं किया है, कोई डिप्लोमा नहीं किया है, आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है काउंसलिंग का, तब तक आप काउंसलिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस मिलना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना लाइसेंस के जो है वो ये बिल्कुल जो है इल्लीगल होगा कि जब तक किसी भी परामर्शदाता को लाइसेंस नहीं दिया गया है प्रॉपर तरीके से कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तब तक वो काउंसलिंग जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसमें जो भी सरकारी एजेंसीज़ हैं, वो जो है वो विशिष्ट कार्य करने के लिए और अगर आप पूरी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं और पूरा उनका जो नॉर्म बनाया गया है कि आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे तब एक काउंसलर है, तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो इसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो देखती हैं। तो जो भी काउंसलर है वो उसका जो भी ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है या जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो 4 चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेगा। सबसे पहला है कि ऑब्ज़र्वेशन जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ करेंगी। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद है सर्टिफ़िकेशन कि कोई भी काउंसलिंग का उसने प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्टिफ़िकेशन लिया है या नहीं है, उसकी पूरी योग्यताएँ हैं कि नहीं काउंसलिंग करते समय और लाइसेंस जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो जो है वो उसको परामर्श को जो है वो कर सकता है, अपने प्रोफ़ेशन में ला सकता है। तो इस तरीके से हमने इस खंड में ये देखा कि जो परामर्श जो मनोविज्ञान है एक बहुत ही मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इसमें हमने ये देखा कि जो परामर्श जो भी दे रहा है, जो परामर्शदाता है, जो काउंसलर है, उसके क्या-क्या मुख्य गुण हैं, उसमें अंदर क्या-क्या गुण ऐसे होने चाहिए, तभी वो किसी भी काउंसलिंग प्रोसीजर को सक्सेसफुली क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो जब तक उसके अंदर ये गुण नहीं होगा, तब तक जो है वो किसी भी काउंसलिंग प्रोसीजर में अगर जाता है, तो वो उसको ठीक तरीके से क्लाइंट की समस्या का निवारण नहीं कर सकता। दूसरी प्रमुख चीज़ हमने ये देखा कि काउंसलर का जो काम है वो किसी भी क्लाइंट को कोई रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराना है कि हमने उसको तुरंत कोई क्लाइंट हमारे पास आया और हमने उसको एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया कि जाइए आप ये करिए तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरीके का कार्य काउंसलर के उस पे नहीं होता है। काउंसलर केवल क्लाइंट की समस्या को ध्यान से सुन कर के और क्लाइंट की ही स्किल्स को निखारता है जिससे कि वो खुद ही अपनी समस्याओं का क्या कर सके समाधान कर सके और इसके लिए वो उसको एक ऐसा वातावरण देता है जिससे कि वो अपनी स्किल्स को समझ सके, अपनी समस्या को समझ सके और अपनी समस्या के लिए एक गोल को सेट कर सके और साथ ही साथ अपनी समस्या का निवारण वो खुद से ही कर सके। तो काउंसलर का यहाँ पर काम है कि क्लाइंट के साथ मिल कर के उसी की समस्या को समाधान करने में उसकी मदद करना है। तो खंड 1 में हमने ये देखा कि इसकी क्या इतिहास था, क्या परामर्श मनोविज्ञान होता है और क्या-क्या इसकी विशेषताएँ हैं और कितने तरह के परामर्श हैं जो कि दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक भारत में किस तरीके से काउंसलिंग जो है वो आया, तो भगवद गीता जो है वो बहुत ही लंबे समय से इसको हम एक काउंसलिंग के क्षेत्र में इसको यूज़ करते आए हैं। यहाँ पर जो भी भगवद गीता में जो है, जो भी कृष्ण जी अर्जुन को परामर्श देते हैं, उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए भारत में परामर्श जो है वो धीरे-धीरे आगे अपना स्कोप लेकर के आया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बताया है कि भगवद गीता का क्या रोल है काउंसलिंग साइकोलॉजी में और कहाँ से ये इस तरीके से निकल कर आया। तो इस पूरे खंड में हमने जो है वो विभिन्न तरह की चीज़ों को कि जो परामर्श का जो मेन इंट्रोडक्शन है कि क्या है परामर्श होता है, इसको हमने समझने की कोशिश करी। इसी तरीके से अब हम खंड 2 में आते हैं जिसमें कि इन कि काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है, ये देखा जाएगा कि परामर्श प्रक्रिया के महत्व को समझना कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर होती है, क्या-क्या स्टेप्स इसमें फ़ॉलो किए जाते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं कि काउंसलिंग जो है वो हमारी प्रभावित हो जाती है जब हम क्लाइंट के साथ काउंसलिंग कर रहे होते हैं और क्या एथिकल इश्यूज़ हैं यानी क्या नैतिकता को हमें फ़ॉलो करना है जब हम किसी पर्सन की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो खंड 2 जो है वो हमारा उसका मेन उद्देश्य ये है कि काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझना कि काउंसलिंग जो है वो का प्रोसीजर जो है वो किस तरीके है। तो सबसे पहली और प्रमुख बात ये है कि जो काउंसलिंग है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है यानी गतिशील प्रोसेस है और ये केवल एक बार घटित होने वाली घटना नहीं है कि कोई क्लाइंट आया हमारे पास एक बार और हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया।
इसमें जो है वो ये कई चरणों में चलता है, जिसमें कि शुरुआत है, मध्य है और लास्ट यानी एंड स्टेज है। इन सारी चरणों से ये गुज़रता है और उसके बाद ही क्लाइंट को जो है वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो निकाल सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि काउंसलिंग एक दिन की बात है, कि एक दिन आया क्लाइंट और उसकी समस्या का समाधान हो गया। इसमें कई ऐसे चरण हैं जिसमें कि जो है वो उसको उसको उस चरण से गुज़रना पड़ता है, जिसमें जैसे कि पहला फर्स्ट स्टेज हो गया, उसके बाद सेकंड है, मिडल स्टेज है, उसके बाद टर्मिनेशन का स्टेज है। तो इस तरीके से परामर्श की जो है वो प्रक्रिया चलती है। और परामर्श प्रक्रिया का क्या महत्व है, तो यहाँ पर जो परामर्श प्रक्रिया है विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं है, बल्कि साथ-साथ जारी रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है के बीच का जो ट्रस्ट है, जो उसका रिलेशनशिप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ रातों-रात नहीं बनती कि हमने कहा कि एक बार क्लाइंट आया और उसके बाद उसका काउंसलर के साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो उसने एक ही दिन में अपनी पूरी समस्या को क्या कर दिया, काउंसलर के सामने बोल दिया। तो ये इस तरीके की कह सकते हैं कि केवल ये एक स्टेप प्रोसीजर नहीं है, या कह सकते हैं कि रातों-रात ये ट्रस्ट नहीं बनता है किसी के ऊपर। ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जो किसी निष्कर्ष या समस्या के समाधान तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ती है। और कोई भी चीज़ अगर स्लो तरीके से बढ़ रही है, तो उसका बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, कि ये नहीं कि केवल 1 दिन या 2 दिन में हमने कोई आया और हमने उसकी बात सुनी और उसके बाद हमने उसको कोई सॉल्यूशन दे दिया और वहीं पे बात खत्म हो गई। ऐसा काउंसलिंग प्रोसीजर में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो परामर्श जो काउंसलिंग है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, कि जब तक किसी क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक वो किसी भी तरीके से कोई भी काउंसलिंग प्रोसीजर वहाँ पर नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि क्लाइंट और काउंसलर जो है कि जो है उनके अंदर एक रैपो एस्टैब्लिश हो जाए, उनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन समझे होते हैं, एक-दूसरे को वो कोऑपरेट करें, तभी जाकर के किसी समस्या की जानकारी होगी और उसका विश्लेषण हो पाएगा। तो यहाँ पर परामर्श प्रक्रिया से क्लाइंट का समस्या का समाधान और बेहतर निर्णय प्रक्रिया सीखने में सहायता मिलती है। जैसा कि पहले भी आपको इस लेक्चर सीरीज़ में बताया जा चुका है कि काउंसलर का काम जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना है क्लाइंट को, उसे सिर्फ़ क्लाइंट को इतना सक्षम बनाना है कि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। आगे जीवन में जो भी उसकी समस्या आती है, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधित हो, चाहे करियर संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, जो भी समस्या उसको आती है, वो अपनी समस्या का समाधान कर सके, इतना सक्षम बनाना है काउंसलर को, किसी भी क्लाइंट को। परामर्श जो है एक एक एक्टिव प्रोसेस है, कह सकते हैं सक्रिय प्रक्रिया है, जहाँ पर क्लाइंट जो है और काउंसलर दोनों मिलकर के काम करते हैं और समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है वो दोनों ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केवल ये नहीं है कि काउंसलर ही केवल पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे क्लाइंट को भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है, तभी उसको हम वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो परामर्शदाता क्लाइंट को सलाह या सुझाव नहीं देता है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। इसके बजाय परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्लाइंट के दृष्टिकोण को इस तरह से बदलना है कि वह पीड़ित होने के बजाय स्वयं को अपने जीवन को नियंत्रक समझे। यानी अगर वो सफ़रर है भी, तो भी उसको इस तरीके से हमें स्किल्ड बना देना है कि वो अपनी जीवन को नियंत्रित खुद कर सके, ना कि उसका कोई जीवन कोई और नियंत्रित करे। तो इस तरीके से जो है वो परामर्श का बहुत ही महत्व है। परामर्श प्रक्रिया के जो है चरण की बात अगर हम करें, तो ये जो परामर्श जो है वो विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। एक तो ये डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील है, और दूसरा ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी सक्रिय प्रक्रिया है, और ये कई चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें से पहला चरण हो गया, फिर मध्य चरण है और उसके बाद टर्मिनेशन का एक चरण होता है, जहाँ पर क्लाइंट एक दूसरे को और काउंसलर जो एक दूसरे को समझते हैं और भरोसेमंद संबंध बनाते हैं और ज़रूरतों और स्थिति का आकलन करते हुए अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करते हैं। जो भी लक्ष्य उस काउंसलिंग प्रोसीजर का बनाया गया है, उसको उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य होता है, ताकि हमें जो है वो एक सकारात्मक परिणाम मिल सके और क्लाइंट जो है वो स्किल्ड हो सके। तो इसमें जो सबसे पहला जो चरण है इस काउंसलिंग प्रोसीजर का, वो है तालमेल बनाना, या जिसको हम कहते हैं रैपो एस्टैब्लिश करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टेप है, बताया गया है परामर्श के क्षेत्र में, कि इसमें जो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में जो तालमेल बनता है,
जो एक रैपो बनता है, एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है, जो ट्रस्ट डेवलप होता है दोनों के बीच में, ये काउंसलिंग का बेस होता है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से संबंध नहीं बना है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, तो किसी भी तरीके से जो काउंसलिंग है वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो वहीं पर 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो परामर्शदाता जो है वो आपसी विश्वास और सम्मान बनाने के लिए, अब ज़रूरी क्या है, कैसे बनेगा ये विश्वास, कैसे ये ट्रस्ट डेवलप होगा? तो ये एक काउंसलर का ये काम है कि वो क्लाइंट को इस तरीके का वातावरण दे, जिससे कि वो अपने काउंसलर के ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर सके। अब काउंसलर किस तरीके का एनवायरनमेंट देगा? सबसे पहले तो क्लाइंट जैसा है उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना है। कोई हमें उसमें अगर और मगर नहीं लगाना है कि अगर तुम ऐसे होगे तो हम तुम्हें काउंसलिंग करेंगे, अगर ऐसे होकर के आओगे तो काउंसलिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो वातावरण उनको देना है कि क्लाइंट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है जैसा कि वो है। उसको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है, उसको जो है एम्पैथी डेवलप करना है। सहा में आप मतलब कि जिस कंडीशन में वो है, आप अपने आप को भी उस कंडीशन में रख कर के देखिए और देखिए कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। अगर आप इस तरीके से उसको एक सहानुभूति या परानुभूति का वातावरण देते हैं, तो धीरे-धीरे जो क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, वो काउंसलर पे क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो एक सुरक्षित वातावरण, एक सहायक वातावरण और एक एक ऐसा वातावरण जहाँ पर वो खुल कर के अपनी बात को बोल सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काउंसलिंग प्रोसीजर में। तो अगर एक विश्वसनीय संबंध बन जाता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, तो ये आगे जाकर के बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये भी ज़रूरी है कि परामर्शदाता के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो क्लाइंट की जो गोपनीयता है, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको पूरी तरीके से बना कर के रखे और उसमें बिल्कुल भी नॉन जजमेंटल होकर के उसको काम करना है। कोई भी जजमेंट उसको क्लाइंट के लिए नहीं देना है। जैसा कि अभी बताया गया कि जैसा वो है क्लाइंट, आपको उसी तरीके से उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। परामर्शदाता का ये ध्यान में रखना चाहिए कि परामर्श का उद्देश्य ऐसे चिकित्सीय संबंध विकसित करना है, जो क्लाइंट की ज़रूरतों की पहचान करने में सहायक हो और क्लाइंट द्वारा उसकी समस्याओं के साथ-साथ उसके निर्णयों या समाधानों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने में सहायक हो। क्योंकि काउंसलिंग जो है एक प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में। तो ये ज़रूरी है कि हमें क्लाइंट की जो का सम्मान है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसको हमें बना कर के रखना है, उसको समझना है और साथ ही साथ जो उसके समाधान है, उसकी समस्याओं का जो समाधान है, उसको प्रॉपर तरीके से हमें क्लाइंट के थ्रू निकलवाना है। तो ये सबसे पहला स्टेप है परामर्शदाता के लिए। और परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत परामर्शदाता और क्लाइंट की ओर से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्यों से शुरू होती है और इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हैं कि सबसे पहला तो आपको क्लाइंट के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बना कर के रखना है और क्लाइंट को परामर्श प्रक्रिया और साझा ज़िम्मेदारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना है कि इसमें अगर मान लीजिए काउंसलर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसको वो क्लाइंट को जब उसको बताना है अच्छे तरीके से, ठीक है? और भरोसेमंद, स्पष्ट और निश्चित संप्रेषण को सुगम बनाना है, एक कम्युनिकेशन का जो है एक अच्छा फ्लो रखना चाहिए। आपको जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत हिंदी में का क्लाइंट बोल रहा है लेकिन आप बार-बार इंग्लिश में उसको बोले चले जा रहे हैं, तो इस तरीके का कोई भी नहीं करना है। जिस क्लाइंट जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसी भाषा में अगर काउंसलर उसको समझे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है वो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। उसके बाद क्लाइंट की उसकी चिंता का उसका पता लगाना है, उसका निर्धारण करना है, जो परामर्शदाता की सहायता माँगने के लिए प्रेरित करता है कि वो आया क्यों है यहाँ पर। क्योंकि वो किसी भी ऐसे पर्सन के पास आया है, जहाँ पर वो अपनी व्यक्तिगत समस्या को भी खोलेगा, तो ये ज़रूरी है कि काउंसलर के पास इतना स्किल होना चाहिए कि वो उसकी चिंता को पकड़े, उसको समझे कि ये है क्या। क्योंकि एक व्यक्ति आपके पास पूरी एक ट्रस्ट से आया है कि आप उसकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा, परामर्श प्रक्रिया जारी रखने के लिए ज़रूरी जानकारी, आकलन जानकारी प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को योजना बनाना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप किस स्ट्रैटेजी से पूरा करेंगे, किस तरीके से उसको उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तरीके होते हैं, जो वेज़ हैं, एक तो ये आपको बनाना ही है और साथ ही साथ आपको क्लाइंट को भी इससे अवगत कराना है कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग आप इन चीज़ों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये क्लाइंट को पता होना चाहिए।
क्लाइंट को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। क्लाइंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो काउंसलिंग है एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें क्लाइंट और काउंसलर दोनों को मिलकर के काम करना है। केवल ये ऐसा नहीं है कि केवल काउंसलर ही काम कर रहा है और क्लाइंट जो है वो चुपचाप खाली बैठा हुआ है। तो जब तक दोनों सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो अच्छा नहीं होगा। तो क्लाइंट को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान, कि परामर्श प्रक्रिया और प्रक्रिया में उसकी ज़िम्मेदारियों को समझना, कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कोई और यदि ज़रूरत हो तो स्पष्टीकरण माँगना। अगर उसको लग रहा है कि काउंसलर जो है ये कह रहा है, तो वो उसको स्पष्ट करे कि क्या चीज़ ये वो बोलना चाह रहा है। दूसरा, सहायता माँगने के कारणों को साझा करना, उसकी व्याख्या करना, और समस्या मुद्दों और स्वयं को समझने के लिए मूल्यांकन में सहयोग करना। तो अभी जब तक क्लाइंट पूरी तरीके से सहयोग नहीं करेगा, और वो सहयोग तब करेगा जब उसको लगेगा, उसको काउंसलर पर पूरी तरीके से एक ट्रस्ट होगा, पूरी तरीके से एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाएगा दोनों के बीच में, जहाँ पर दोनों क्लाइंट जो है अपनी समस्या को खुल कर के काउंसलर के सामने बोल सकते हैं। तो दूसरा, जो जो पहला जो चरण बताया गया है काउंसलिंग प्रोसीजर में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज़ रैपो एस्टैब्लिशमेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो काउंसलिंग प्रोसीजर में हमें देखते हैं, वो है क्लाइंट की समस्याओं को समझना और उसका आकलन करना। जब एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है, एक तालमेल स्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो क्लाइंट अपनी समस्या को बताने की कोशिश करता है, और उसके बाद काउंसलर का ये काम है कि वो उसकी समस्या को अच्छी तरीके से समझे, और साथ ही साथ उसको निवारण करने की ओर एक स्टेप आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट की समस्या समझने की शुरुआत संबंध बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही शुरू हो जाती है। जब हम रैपो एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तभी जो है हम क्लाइंट की समस्या को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुरुआत वहीं से हो जाती है, पहले स्टेप से। लेकिन दूसरे स्टेप में आकर के हम डिटेल में पूरी जो है वो समस्या को समझने की कोशिश करता है काउंसलर। और उसके बाद जो परामर्श प्रक्रिया में जो आकलन का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है, कि जो भी आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो समस्या के विभिन्न पहलुओं और समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी के साथ-साथ संदर्भ की समझ एकत्रित की जाती है, कि केवल यहाँ पर जो है वो केवल क्लाइंट से ही संबंधित समस्या नहीं लिया जाता है। तो इसमें आकलन प्रक्रिया के दौरान जब हम उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इंटरव्यू मेथड के थ्रू और उसकी केस हिस्ट्री के थ्रू और कई सारे जो सूचनाओं को का जो भी रिकॉर्ड होता है, उसके थ्रू जो है उसकी समस्या को समझने की कोशिश भी करते हैं, और कभी-कभी ज़रूरत होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी बुला कर के पूछा जाता है, काउंसलिंग की जाती है, कि जो भी क्लाइंट की समस्या है वो कहीं उस तरीके से तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कई सारे स्किल्स का इस स्टेप में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम क्लाइंट के बारे में चारों तरफ से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकें उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। क्योंकि अगर एक भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट जाएगा, तो उसकी समस्या उस तरीके से हम उसका आकलन नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर सारी जानकारी को एकत्रित किया जाता है। कभी-कभी उनके, जैसा भी बताया गया, परिवारजनों, मित्रों, साथ जो भी उसके साथी हैं, जो भी उसके जॉब में जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी एक क्रॉस चेक किया जाता है उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, कि कोई समस्या जो है का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट छूट ना जाए, जिससे कि हमको आगे जा कर के ना पता चल पाए, या कोई क्लाइंट जो है वो कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहा है। तो इसके लिए जो है चारों तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, और उसकी समस्या को समझा जाता है। ये दूसरा स्टेप है। और व्यक्तिगत केस हिस्ट्री प्राप्त करना, साक्षात्कार करना, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेप है दूसरे इसके दौरान, क्योंकि क्लाइंट जिस समस्या का सामना कर रहा है उसका आकलन करने और उसे परिभाषित करने के लिए व्यक्ति की जो केस हिस्ट्री जो है वो एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है। और केस हिस्ट्री में क्लाइंट के बारे में उसका जो नाम है, आयु है, उसका जो जेंडर है, उसका एड्रेस है, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका एजुकेशन लेवल है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा क्लाइंट की समस्या जो है, उसके लक्षण और व्यवहार पर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और शारीरिक रूप रंग, मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को लिखना या ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है, कि किस तरीके से उसका जो अपीयरेंस है, जो क्लाइंट पहली बार आया है तो उसका
अपीयरेंस कैसा है, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही हम उसके बारे में अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। जब वो बैठा है तो किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या उसने आई कॉन्टैक्ट बना कर के रखा है, नहीं रखा है अपनी समस्या को बनाते समय। तो ये सारी जानकारी जो है वो एक काउंसलर को लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो उसकी समस्या को जो है वो समाधान कर सकता है। तो व्यक्ति जीवन वृत्त लेने की प्रक्रिया में से पहले परामर्शदाता के लिए ज़रूरी है कि वह क्लाइंट को आश्वस्त करे कि उसके द्वारा जो भी सूचना दी जा रही है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति से इसको जो है वो नहीं बताया जाएगा। उसे इस बात के प्रति फिर से भी निश्चित करने की ज़रूरत है कि क्लाइंट की अनुमति के बिना किसी भी कोई भी जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी। अगर क्लाइंट कहता है कि हाँ, आप इस व्यक्ति को मेरी ये बात बता सकते हैं, तभी आप बता सकते हैं। जब तक अगर उसकी कोई कंसेंट नहीं है क्लाइंट की, तो आप इस चीज़ को कभी भी नहीं किसी को बता सकते। अगर मान लीजिए जो भी रिज़ल्ट भी आता है काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान कि ये आउटकम निकल कर आया है, तो भी क्लाइंट को ही आप बताएँगे, और क्लाइंट अगर कहता है कि मेरी इस रिपोर्ट को किसी के साथ आप साझा कर लीजिए, तभी आप साझा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका पूरा-पूरा कंसेंट क्लाइंट का काउंसलर को नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर 2 चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बहुत ही व्यक्तिगत समस्या भी जो है वो क्लाइंट शेयर कर रहा है, और अगर आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वहीं पर जो रैपो है, जो बना है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, वो टूट जाता है। तो इस तरीके से क्लाइंट को जो कि गोपनीयता को बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बीच-बीच में जो इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर क्लाइंट की समस्या को और समझने के लिए विभिन्न तरीकों से और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो है वो जानकारी एकत्रित की जाती है, जिससे कि क्लाइंट की ज़रूरतों और चिंताओं की जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो पता चल जाए कि उसकी समस्या कहाँ से आ रही है, कौन-कौन लोग ज़िम्मेदार हैं उसकी समस्या के लिए, ये सब जो है वो एकत्रित करना ज़रूरी है। तो क्लाइंट की समस्याओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए परामर्शदाता निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकता है। पहला है समस्या वर्णित करना, यानी समस्या की पहचान करें। इसे विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप से सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समस्या गंभीरता और समस्या की अवधि में योगदान देने वाले और इसे बरकरार रखने वाले कारकों का पता लगाना। तो मानी बात है, पहला काम हो गया कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफ़ाई करिए प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम है क्या? उसको डिफ़ाइन करिए प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से कि प्रॉब्लम का ये स्वरूप है, ये नेचर है, और साथ ही साथ उसके में इस समस्या के पीछे क्या-क्या कारण हैं, उनका पता लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समस्या का अन्वेषण करना, एनालिसिस करना, कैसे करेंगे? विभिन्न स्रोतों से करेंगे, विभिन्न जगहों से उसकी जानकारी एकत्रित करेंगे, क और विभिन्न तरीकों से उसकी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली से संबंधित, उसके मित्र से, उसके जॉब में जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, या उसकी पूरी केस हिस्ट्री क्या करना है, काउंसलर को बनाना है, जिससे कि वो उसके प्रॉब्लम का निवारण में वो मदद कर सके। तो उसके बाद नेक्स्ट है जानकारी एकत्रित करना। जैसे अभी आपको बताया गया कि पूरी जब तक आप किसी भी समस्या के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी एकत्रित नहीं कर लेंगे कि कहाँ-कहाँ से इस समस्या का जो है वो उद्गम हुआ है, तब तक किसी भी तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर आगे जाकर के हेल्पफुल नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन, यानी नैदानिक निरूपण। तो नैदानिक में जो है यहाँ पर जो भी कॉज़ है, उसका पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये समस्या हुई है। तो यहाँ पर जब तक हम किसी भी समस्या का एक कॉज़ नहीं पता लगाएँगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, और मैंने उससे कह दिया कि आप डिप्रेशन हो रहा है तो आप मेडिटेशन कर लीजिए या जाइए कहीं थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए। तो उससे किसी भी तरीके से उसकी समस्या जो डिप्रेशन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो जब तक उसकी डिप्रेशन का क्या मेन रीज़न है, कहाँ से उसका डिप्रेशन आ रहा है, उसका क्या कारण है, पूरी तरीके से एक डायग्नोज़ नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हम उसकी समस्या का समाधान करने में उसकी मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परामर्शदाता इसके बाद निर्धारित करता है कि क्लाइंट की सहायता जो है, अब जो हमने डायग्नोज़ कर लिया, हमने जब कॉज़ पता लगा लिया, तो अब नेक्स्ट काम है कि अब हम कौन-सी ऐसी रणनीति बनाएँ या कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएँ जिससे कि उसकी समस्या को हम समाधान कर सकें। तो यदि क्लाइंट जो है वो अपेक्षित रूप से प्रगति नहीं करता है, तो कभी-कभी चिकित्सा परामर्श शुरू होने के बाद भी संभावित निदान जो है वो नहीं मिल पाता है। तो डायग्नोसिस और के आकलन और निरूपण का उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करने और कार्रवाई शुरू करने में क्लाइंट की सहायता को
सहायता करना है। तो आपने जब प्रॉपर तरीके से अगर हमने उसकी समस्या के कॉज़ का पता लगा लिया, उसके कि कहाँ-कहाँ से इसकी जो है एक सूची पूरी तैयार कर ली कि ये जो संभावित कारण ये हैं और इसमें से मेन कारण कौन-सा है, ये भी हमने पता लगा लिया। तो सबसे पहले हम अब उस मेन कारण पर पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसी रणनीति बनाएँगे कि जिससे कि उसके सारे कारणों को हम धीरे-धीरे क्या करते जाएँ, ख़त्म करते जाएँ और उसकी समस्या का समाधान करें। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइंट के सहयोग से लक्ष्य निर्धारण करना। अभी जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जब तक क्लाइंट का भी फुल पार्टिसिपेशन नहीं होगा काउंसलिंग प्रोसीजर में, तब तक जो है वो परामर्श की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण करने एक महत्वपूर्ण स्टेप है कि आपने जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान जो भी आपने गोल सेट किया है, अब हमें उसे क्या करना है, पूरा करना है। इसमें परामर्शदाता और क्लाइंट को संरचना और दिशा मिलती है और लक्ष्य वांछित परिणाम को दर्शाता है कि अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तो यह मानी बात है कि जो आउटकम हमें मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा और क्लाइंट जो है वो आगे भी जाकर के अपनी समस्या का निवारण कर सकेगा। तो इसमें जो है वो इस क्लाइंट को समस्या के यथार्थवादी समाधान की दिशा में काम करने में सहायता मिलती है और ये निर्धारित होता है कि क्या हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य परामर्शदाता को परामर्श सत्र के परिणामों को सत्यापित करने में भी सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आप जो भी गोल हमने सेट किया है, दोनों लोग मिलकर के उस गोल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है परामर्श रणनीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना। आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि क्लाइंट की समस्या का समाधान हम इन तरीकों से करेंगे, उन्हीं तरीकों को हमें उसको लगा कर के उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करवाना है, जिससे कि जो लक्ष्य है, वो हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। उसके बाद है टर्मिनेशन यानी समापन और अनुवर्ती कार्रवाई। तो कोई भी अगर चिकित्सा शुरू होती है तो उसके बाद उसका एंड भी होता है कि अब ये जो है ख़त्म है क्योंकि हमने अपने गोल को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है और एक सफल तरीके से हमने जो है वो अपने गोल को पूरा कर लिया है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो टर्मिनेशन पीरियड है, जब हम काउंसलिंग को एंड कर रहे होते हैं, तो कुछ उसमें मुश्किलें आ जाती हैं। जैसे क्लाइंट तैयार नहीं होता है कि अब उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि जो काउंसलिंग है वो ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि इतने दिन तक जब आप किसी के साथ होते हैं तो एक अटैचमेंट का डेवलप होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर परामर्शदाता को जब ये लगना शुरू हो जाए कि अब काउंसलिंग का एंड होने वाला है या टर्मिनेट किया जाएगा, तो सबसे पहले उसका ये काम है कि वो क्लाइंट को क्या करे, मेंटली रूप से प्रिपेयर करे कि काउंसलिंग जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर क्योंकि काउंसलर जो है वो परामर्शदाता के साथ एक जुड़ाव महसूस कर लेता है, तो जभी भी ये ख़त्म होने की स्थिति पे आता है, तो वो बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है कि अब जो है ये प्रोसीजर ख़त्म होने वाला है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो काउंसलर है, वो अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे कि अब ये काउंसलिंग जो है वो ख़त्म होने वाली है। कैसे कैसे वो करेगा? बीच-बीच में इन शब्दों को कि आप अपनी अपनी समस्याओं को निपटने के लिए अब अच्छी तरीके से स्किल्ड हो चुके हैं। जल्द ही आपको परामर्श की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरीके के कुछ-कुछ जो सेंटेंसेस हैं, वो बीच-बीच में बोलने से धीरे-धीरे वो क्या होता है कि जो भी उसकी अनकम्फ़र्टेबलनेस होती है क्लाइंट की, क्योंकि काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है, तो वो धीरे-धीरे अपने आप को क्या करने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को आप टर्मिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि इतने दिन तक जब आप किसी के साथ हैं, तो एक अटैचमेंट जो है वो बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। जहाँ पर जब ये चीज़ ख़त्म होने को आती है, तो जो काउंसलर है, जो क्लाइंट है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस बात को। इसलिए ज़रूरी है कि उसको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए कि आपको इस तरीके से अब ये काउंसलिंग जो है वो ख़त्म होने के स्टेज पर आ गई है। अब केवल काउंसलिंग ख़त्म होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, काउंसलिंग तो ख़त्म हो गई, उसका फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़रूरी है। फ़ॉलो-अप का मतलब है कि उसका अनुवर्ती जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को जो भी हमने सिखाया या हम स्किल्ड करके हमने भेजा है, क्या वो उन स्किल्स को यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए। तो एक फ़ॉलो-अप सेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक मुलाकात बाद में बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि जो भी वो यहाँ से सीख कर के गया है या जो भी अपनी समस्या का समाधान वो किस तरीके से फ्यूचर में करेगा, क्या वो जो वो गया है, क्या वो उसको फ्यूचर में फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आवश्यक है कि परामर्शदाता जो है क्लाइंट से एक बार संपर्क स्थापित करने की दोबारा से कोशिश करें आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसीजर और उसके बाद
उसका एनालिसिस करें कि वो क्या इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। परामर्श सत्र के औपचारिक समापन से मुख्यतः 3 कार्य सिद्ध होते हैं, अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं फ़ॉर्मली रूप से। तो पहले तो ये है कि क्लाइंट को ये जताना कि परामर्श पूरा हो चुका है और अब वह समय आ गया है कि जब क्लाइंट को अपने जीवन की चुनौतियों का स्वयं सामना करना होगा। यानी ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब बता दिया गया है कि अब आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करें, खुद ही रिज़ॉल्व करेंगे और ये समस्या जो है वो इसका समाधान करने का जो है पूरी तरीके से समय आ चुका है। क्लाइंट ने अपनी समस्याओं और समायोजी रणनीतियों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। वह परिपक्व हो गया है और अब वो अधिक प्रभावी और स्वतंत्र रूप से सोचता है और कार्य करता है। ठीक है? ये इसको बताना है और परामर्श सत्र के दौरान सीखे गए कौशल और रणनीतियाँ और आए परिवर्तन क्लाइंट के सामान्य व्यवहार में सामान्यीकृत हो गए हैं। तो जैसे कि अभी बताया गया कि एकदम से काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं खत्म कर देना है। जब काउंसलर को लग रहा है कि अब ये खत्म होने के है, तो सबसे पहले आप पूरी तरीके से क्लाइंट को प्रिपेयर कर दीजिए। उसको बता दीजिए कि अब आप सक्षम हैं, आप अपनी आगे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं के लिए स्वाभाविक रणनीतियाँ बना सकते हैं। आपको पता है कि आपको किस तरीके से समायोजन करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए। आप पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं कि अब आपकी कोई भी समस्या अगर आगे आती है जीवन में, तो आप उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। और जो भी उनको सिखाया गया है, एक बार परामर्शदाता का ये होता है कि वो फ़ॉलो-अप ज़रूर करें, क्लाइंट को फ़ॉलो-अप सेशन में ज़रूर बुलाएँ और उससे पूछें कि अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको आप जो जो भी आपने सीखा है यहाँ से, क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो एक फ़ॉलो-अप सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान। तो ये हमने देखा कि काउंसलिंग प्रोसीजर का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है रैपो को एस्टैब्लिश करना। जब तक कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक तालमेल नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि जैसे ही रैपो बन जाता है, फिर समस्या के बारे में जानकारी लेना, समस्या को डिफ़ाइन करना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बाद उस समस्या के लिए रणनीति बनाना कि किस तरीके से आप जो है वो उस समस्या का समाधान करेंगे। उसके जितने भी कारण हैं समस्या के, उनके बारे में पता लगाना, फिर एक गोल को एस्टैब्लिश करना कि इस गोल को पूरा करना है काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान और कैसे करेंगे, क्लाइंट की सहायता से उस गोल को पूरा करना है, केवल काउंसलर का ही काम नहीं है। और उसके बाद इन स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करके काउंसलिंग को के गोल को पूरा करके उसके बाद काउंसलिंग को टर्मिनेट करना और टर्मिनेट करने के बाद उसको फ़ॉलो अप सेशन पर बुलाना। तो अगर इसका पूरा समरी देखें तो काउंसलिंग प्रोसीजर को इस तरीके से ही फ़ॉलो किया जाता है। अब जो दूसरा है कि काउंसलिंग करते समय कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कारक हैं, जो काउंसलिंग प्रोसीजर को जो है वो इफ़ेक्ट कर देते हैं कि जब काउंसलिंग आराम से चल रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि काउंसलिंग जो है वो सेशन जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, मेबी वो क्लाइंट के पार्ट से भी हो सकते हैं, काउंसलर के पार्ट से भी हो सकते हैं और जिस वातावरण में हम बैठे हैं काउंसलिंग और क्लाइंट, उससे भी रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है भौतिक परिवेश और संदर्भगत कारक, यानी जहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है, जहाँ पर दोनों लोग बैठे हैं, वो जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो संदर्भ होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। अ, एक ऐसा कारक है जो प्रभावित कर सकता है। क्लाइंट को अगर लगे कि ऐसी जगह पर वो बैठ गया है जहाँ पर लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगा, उसको सिक्योरिटी जो है वो नहीं लग रही होती है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें लग रहा है कि आवाज़ कहीं बाहर चली जाएगी, कोई सुन लेगा। तो ये जो जो कमरा होता है जहाँ पर परामर्श होना चाहिए, वो ऐसा हो जो कि सारे स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करता हो, जहाँ पर हम क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हम बना कर के रख रख सकें। परामर्श जो कक्ष है, जो काउंसलिंग का जो कमरा है, वो अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए और सही तापमान में बैठने की आरामदायक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर क्लाइंट प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, अपने को बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल महसूस कर रहा है, उसको बिल्कुल भी जो है वो ईज़ी नहीं लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर काउंसलिंग जो है वो ये फैक्टर जो है वो काउंसलिंग प्रोसीजर को क्या करेगा, इफ़ेक्ट कर देगा। कमरे में जो है वो पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, हल्का और सुखदायक जो है वो कलर ऐसा बना कर के रखना चाहिए। कमरा बहुत अधिक अव्यवस्थित नहीं हो कि जो काउंसलर है उसके जगह-जगह पे चीज़ें जो है वो फैली हुई हैं। अगर इस तरीके से है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लोग ताक-झाँक ना करें कि कमरे में आकर के लोग देख रहे हैं तो क्लाइंट को बहुत ही अजीब-सा लगे, हिचकिचाए वो अपनी बात को बताने के लिए। कोई भी बहुत नॉइज़ नहीं आनी चाहिए कि बहुत शोरगुल हो रहा है, आप उस जगह पर बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो बना कर के रखना ज़रूरी है।
बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच की जो दूरी है वो दोनों को सहज लगे, और क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच मेज या किसी अन्य फर्नीचर की उपस्थिति कई बार शारीरिक और मनोवैज्ञानिक या प्रतीकात्मक बाधा पैदा कर सकती है। अगर मान लीजिए क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक बहुत बड़ी सी मेज रखी हुई है और वो भी पूरी तरीके से अव्यवस्थित है, तो उससे भी एक जो रैपो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ बैठने की व्यवस्था को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। और क्लाइंट परामर्शदाता की सहजता के स्तर, उपलब्ध समाज संसाधनों और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर भौतिक परिवेश में विभिन्न विभिन्नताओं को अपनाया जा सकता है। परामर्शदाता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो परामर्श के दौरान जो भी सेशन में जो बाधा है उसको वो ना आए, और परामर्शदाता का सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है कि वो अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखे। अगर वो बार-बार उसका फ़ोन बज रहा है, क्लाइंट अपनी बात समस्या कह रहा है, उसका फ़ोन बार-बार बज रहा है और वो अपने फ़ोन को अटेंड कर रहा है, तो वहीं से जो सेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जभी भी काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा हो या काउंसलर काउंसलिंग प्रोसीजर के समय पर अपने फ़ोन को पूरी तरीके से साइलेंट मोड पर रखें, और कमरे की कोई भी के बाहर जो है वो कोई भी ऐसा परेशानी से संबंधित कोई भी सिंबल जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि एक परामर्शदाता को के बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से, तो एक वर्ड यूज़ किया गया है सोलर, दैट इज़ SOLER, जहाँ पे S का मतलब होता है कि क्लाइंट को उचित रूप से स्क्वायरली देखें, यानी काउंसलर ऐसे बैठा हो, सिट स्क्वायरली यानी स्क्वायर तरीके से बैठा हो जहाँ पर वो क्लाइंट को पूरी तरीके से देख पा रहा है। उसका जेस्चर, पोस्चर सब कुछ वो प्रॉपर तरीके से देख पा रहा है। यानी उसकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि क्लाइंट आपको भागीदार के रूप में महसूस कर सके कि क्लाइंट जो काउंसलर है वो पूरी तरीके से मुझे सुनने के लिए तत्पर है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी में एकदम लेट के बैठ जाना है काउंसलर को, या एकदम अपने आप को छोड़ देना है। बिल्कुल सिट स्क्वायरली, बिल्कुल स्ट्रेट उसको बैठना है काउंसलर को, जिससे कि क्लाइंट को ये लगे कि जो काउंसलर है वो उसको पूरी तरीके से सुनने के लिए तत्पर है। उसके बाद है O, दैट ओपन पोस्चर, यानी आपके हाथ जो है वो आपको खोल करके बैठना है, काउंसलर को बंद करके नहीं बैठना है। खोल करके बैठने को का ये अभिप्राय होता है कि आप उसकी समस्या को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से लेने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि हाथ को अपनी गोद में या कुर्सी की भुजाओं पर रखें, पैरों को ज़मीन पर रखें और अपनी बाहों या पैरों को आर-पार क्रॉस नहीं करना है। काउंसलर को किसी भी तरीके से क्रॉस करके लेग्स को नहीं बैठना है। एक ओपन पोस्चर रखना है, हाथों को बिल्कुल खुला रखना है। जैसा अभी आपको बताया कि इसका स्पष्ट अभिप्राय ये होता है कि हम आपकी समस्या को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल ओपन हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से कोई भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। उसके बाद है लीन फॉरवर्ड, यानी क्लाइंट की तरफ थोड़ा-सा झुका होना चाहिए काउंसलर को, जिससे कि लगे कि क्लाइंट को ये लगे कि काउंसलर उसको बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा है, और करीब 60 डिग्री के ऊपर जो है उसको इस तरीके से बैठना चाहिए, परंतु उनकी व्यक्तिगत अंतराल की ज़रूरतों के प्रति वो जागरूक रहे कि अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस चाहिए क्लाइंट को, तो वो थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन बैठे ऐसे थोड़ा झुक करके क्लाइंट की तरफ, कि जिससे कि लगे कि हाँ, पूरा एक जो प्रॉपर तरीके से आप उसको लिसन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि काउंसलर का मेन काम जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है, वो लिसनिंग का काम होता है। जितना प्रॉपर तरीके से वो लिसन करेगा क्लाइंट को, उतनी ही अच्छी तरीके से वो उसकी समस्या को उससे समाधान करवाने की कोशिश कर पाएगा या मदद कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्लाइंट बोल रहा है और आप बार-बार उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच-बीच में आप बोलने लग जा रहे हैं, तो वहाँ से वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। फिर क्लाइंट को वो वहीं पे रुक जाता है। तो काउंसलर को क्या करना है कि क्लाइंट को ही पूरी ज़िम्मेदारी देना है कि वो पूरा बोले, आपको सिर्फ़ लिसन करना है, सुनना है क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लिसनिंग से ही आप उसकी पूरी तरीके से प्रॉब्लम को ही रिज़ॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। जब तक आप क्लाइंट से उससे एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते हैं, तो रैपो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो व्यक्ति की ओर देखने से उसे लगता है कि आप उससे उचित उसमें रुचि रखते हैं, उसके प्रति सरोकार रखते हैं, और ये भी ध्यान रहे कि घूरने या इधर-उधर और नीचे ना नहीं देखना चाहिए कि आप उसको स्टेयर कर रहे हैं, लगातार आप उसको देख रहे हैं क्लाइंट को, एक मतलब कि इस तरीके का आपने आई कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है।
तो इससे जो क्लाइंट है वो ऊब जाता है और वो आगे अपनी समस्या नहीं बता पाता है। उसके बाद रिलैक्स, मेन काम ये है कि क्लाइंट को आपको रिलैक्स करना है कि वो बातचीत करते समय तनाव रहित रहे। यदि आप स्वयं तनावग्रस्त होंगे और क्लाइंट के लिए और तो क्लाइंट के लिए तनाव रहित होना और परामर्शदाता के रूप में आपकी क्षमताओं पर भरोसा करना उसको कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर है वो काउंसलर के पार्ट पर पे नहीं है। सबसे पहला है कि एनवायरनमेंट जहाँ पर काउंसलिंग चल रही है, वो कैसा होना चाहिए। एक अच्छा कमरा होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित कमरा होना चाहिए, कमरे में हवा होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस इसका मेन पर्पस यही होता है कि क्लाइंट को ये लगे कि जिस जगह पर वो आया है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरीके से वहाँ बनी हुई है और वो जो भी अपनी बात कहेगा या जो भी अपनी समस्या को लेकर आया है, उसको वहाँ पर ऐसे क्लू मिल जाएँ कि मेरी समस्या का समाधान जो है वो यहाँ से ज़रूर मिलेगा। और एक बैठने का तरीका बताया गया है कि काउंसलर को किस तरीके से बैठना है, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े क्लाइंट पे कि काउंसलर उसको प्रॉपर तरीके से सुन रहा है, उसको देख रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं या कारागर होती हैं काउंसलिंग के चरण को या काउंसलिंग के प्रोसीजर में। उसके बाद है प्रक्रिया कारक, जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है काउंसलिंग प्रोसीजर को। तो परामर्श की प्रक्रिया को संरचित करके उसे सुगम बनाया जा सकता है ताकि क्लाइंट को ये स्पष्ट हो कि परामर्श प्रक्रिया में क्या अपेक्षा रखी गई है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है। दोनों को अपने रोल्स पता होने चाहिए कि दोनों का क्या यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन है, किस तरीके से, और साथ ही साथ जो भी फ़ीस से रिलेटेड कि काउंसलिंग की क्या फ़ीस है, ये भी उसको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। जो भी नैतिक दिशा निर्देश हैं वो परामर्श की विशेषताएँ, शर्त और कंडीशन जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर, वो पूरी तरीके से उसको क्लाइंट को पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है उससे छुपी होनी नहीं चाहिए कि आगे जाकर के उसको पता चले जब काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग में पूरी तरीके से आ चुका है तो कुछ बातें आप उसको बाद में बता रहे हैं, ये काम जो है वो नहीं करना है। एक अगर इस तरीके से एक स्पष्ट रूप से सब चीज़ उसको बता दी जाती है तो परामर्श प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है और ये परामर्शदाता और क्लाइंट दोनों के अधिकारों, भूमिका और दायित्वों की रक्षा करता है और परामर्श की सफलता जो है वो सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग का। ये ताकि क्लाइंट जो है वो एक तरीके से जो भी काउंसलिंग के सेशंस हैं, उसके बारे में एक तो वो जाने और वो कोई भी एक ऐसा अव्यावहारिक अपेक्षा ना रखे किसी भी काउंसलर से, क्योंकि उसको सब कुछ पहले ही क्या है वो बता दी गई है। संरचना से क्लाइंट को सत्र की समय सीमाएँ भी बताना ज़रूरी है, कार्यवाही सीमाएँ अर्थात क्या व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है। उदाहरण के लिए उसे अपनी बात व्यक्त करने की अनुमति है, परंतु वह आक्रामक नहीं हो सकता। अपमानजनक भाषा का उसको उपयोग नहीं करना है या स्वयं एवं परामर्शदाता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसकी जो भूमिका है, उसकी सीमाएँ निश्चित की जाना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और परामर्श सत्रों के दौरान क्लाइंट को विशिष्ट लक्ष्यों, ज़रूरतों पर काम करने की आवश्यकता होती है। ये सब इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोई भी एंगर क्लाइंट को, क्योंकि मानी बात है कि वो अपने स्ट्रेस में रहा है, उसके ऊपर बहुत एंग्ज़ायटी है। तभी वो किसी के पास आया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये ध्यान रखना है कि उसको कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना है या काउंसलर को हर्ट नहीं कर देना है, ठीक है? ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो परामर्श प्रक्रिया परामर्शदाता द्वारा परामर्श कौशल के उचित उपयोग से भी प्रभावित होती है। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच खुली सुनवाई और बिना शर्त स्वीकृति के साथ बनने वाले संबंधों, समस्याओं के अन्वेषण और मुद्दों पर जागरूकता या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता करता है। एक जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जब काउंसलर शो करता है क्लाइंट के लिए, तो वहाँ से जो है काउंसलिंग का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया और आगे चलता है और यहाँ पर जो काउंसलर है वो अपने सारे स्किल्स का उपयोग करके उसकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। समय सीमा का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पता चला कि पूरी अच्छा बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले, तो ऐसा नहीं करना है। एक सीमित समस्या, एक समय सीमा का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सेवार्थिक कारक, तो यहाँ पे क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच चिकित्सीय संबंध इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे एक दूसरे को किस तरीके से समझते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, सक्रिय रूप से समझ रहे हैं, तब तो वहाँ पर दोनों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लाइंट को नहीं समझ में आ रहा है काउंसलर या काउंसलर को क्लाइंट
का जो है जेस्चर पोस्चर नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अतः परामर्श के परिणाम को निर्धारित करने में क्लाइंट द्वारा की गई पहल एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि क्लाइंट जब तक एक एक्टिव मोड में नहीं होगा, तब तक वो जो है वो काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। और कैसे एक्टिव मोड में आएगा? जब काउंसलर उसको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देगा, एक उसको ऐसा वातावरण देगा जहाँ पर उसको लगेगा कि वो अपनी समस्या को बोल सकता है। यह यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू रेफरल का भी स्रोत होता है कि क्लाइंट स्वयं आया है या किसी ने उसको भेजा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब क्लाइंट स्वयं आता है, जब आप कहीं अपने आप से जाते हैं, तो आप अपना पूरा एक पार्टिसिपेशन दिखाते हैं वहाँ पर और आप हर एक चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। तो जो रेफरल है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। इससे क्या होता है कि क्लाइंट अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए तैयार होता है कि हाँ, वो चेंज अपने बिहेवियर को, अगर प्रॉब्लम आ रही है बिहेवियर के थ्रू, तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है। हालाँकि दूसरे अर्थात माता-पिता, शिक्षक, स्कूल प्रशासक या कार्यालय द्वारा रेफ़र किए क्लाइंट शायद इतने अभी प्रेरित नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप किसी और के रेफ़रेंस से आते हैं, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन का लेवल होता है, वो बहुत ही कम होता है और ऐसे में क्लाइंट अपने आप को चेंज करने के लिए जो है वो बहुत ही बिल्कुल भी अनिश्चुक होता है, वो नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई भी चेंज हो। तो एक और तरीके के क्लाइंट होते हैं जो कि रेज़िस्टेंट क्लाइंट होते हैं कि वो चेंज चाहते ही नहीं हैं, वो रेज़िस्ट कर जाते हैं और काउंसलिंग में को आधा छोड़ कर के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनिश्चुक क्लाइंट होते हैं, जो जिनकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उनको भेज दिया गया, तो उनके अंदर जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो बहुत कम होता है और वो बिल्कुल भी पहल नहीं करते हैं। वो परामर्श में भाग नहीं लेना चाहते, वो असंतोष के बारे में सूचित कर सकते हैं और समय से पहले ही परामर्श को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी तरीके से एक रेज़िस्टेंट क्लाइंट होते हैं, प्रतिरोधी क्लाइंट वो हैं जो परामर्श तो चाहते हैं, परंतु वे तैयार नहीं होते, परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनको काउंसलिंग चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, पर वो अपने अंदर कोई भी चेंज लाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। और परामर्श में जो भी उनको अगर इमोशनल कोई पेन हो रहा है, तो उसको भी वो नहीं सहन करना चाहते। तो इस तरीके से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बिल्कुल तैयार तो हैं, काउंसलिंग करने के लिए बैठे तो हैं करवाने के लिए, लेकिन अपने अंदर कोई भी चेंज वो नहीं लाएँगे। और जो अनिश्चुक होते हैं, वो उनके अंदर बहुत ही मोटिवेशन की कमी होती है। वो बिल्कुल भी काउंसलिंग में जो है वो भाग नहीं लेना चाहते और बस वो चुपचाप इनएक्टिव होकर के वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो रेफ़रल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं आ रहे हैं या किसी के रेफ़रेंस से आ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तभी जो है जब तक क्लाइंट की विलिंगनेस नहीं होगी किसी भी काम को करने के लिए, इवन क्लाइंट ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो तत्पर ही नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा और ना ही अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी रिजिडिटी है कि इतनी हठधर्मिता है कि वो नहीं, उसको जो है वो अपने अंदर कोई बदलाव जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर रेफ़रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर है परामर्शदाता का कारक, जो भी काउंसलर है वो भी, उसका भी एक फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट कर जाता है। क्योंकि काउंसलिंग में काउंसलर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लाइंट के साथ संबंध बनाने में उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और परामर्शदाता के पास उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गुण उसके अंदर होने चाहिए, जैसे कि सहानुभूति होनी चाहिए, अटेंशन रखे और गैर निर्णयात्मक हो, नॉन जजमेंटल हो, अनकंडीशनली क्लाइंट को एक्सेप्ट करे, उसको आदर दे। ये सारे गुण जो है उसके अंदर होने चाहिए। तो ही वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लाइंट की मदद कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक कौन-कौन से फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, एक तो वातावरण का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कैसे इफ़ेक्ट कर जाता है, क्लाइंट को सब पता होना चाहिए, सेवार्थी कारक है और साथ ही साथ चिकित्सक यानी जो काउंसलर है उसके भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि काउंसलिंग को इफ़ेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में कुछ हमें नैतिकता को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग में नैतिकता रखने के लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें बताएँ हैं कि सबसे पहला, जो भी काउंसलर है वो परोपकार की भावना से काउंसलिंग करे। उसको पता हो कि उसे क्लाइंट का जो है वो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना है, केवल उसी पर उसका ध्यान होना चाहिए कि वो सेवा प्रदान करने के लिए वहाँ बैठा है। गैर अपकारिता यानी कोई भी उसको क्षति नहीं पहुँचाना है क्लाइंट को, पूरी तरीके से उसको जो है वो क्लाइंट की इमोशंस को ध्यान में रखते हुए करना है, कोई भी गैर कानूनी काम उसको उस पे यहाँ पे नहीं करना है। किसी भी तरीके से उसको
हर्ट नहीं करना है क्लाइंट को। ऑटोनॉमी यानी परामर्शदाता को ये विश्वास करना चाहिए कि क्लाइंट अपनी समस्याओं का समाधान करने में खुद ही सक्षम है। उसको जस्टिस दें क्लाइंट को। अब किसी भी लिंग का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो जस्टिस देना है। ये नहीं कि उस कल्चर का है तभी मैं काउंसलिंग करूँगा, उस एज का है तभी मैं काउंसलिंग करूँगा, ये नहीं करना है। उसकी पूरी भावनात्मक फीलिंग्स को बना कर के रखना है। फिडेलिटी यानी सत्यता, ईमानदारी और भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर भरोसा कर सके। कुछ और नैतिक मानक हैं, जैसे कि बिना आप क्लाइंट की सहमति के उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसको सब कुछ बताना है आपको क्लाइंट को, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखना है, उसकी हर एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना है, ताकि लेकिन गोपनीयता को बनाते हुए, कुछ भी कोट्स में रखिए या उसको संख्याओं में रखिए, ऐसी चीज़ डेवलप करनी लैंग्वेज कि कोई दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए। उसकी प्राइवेसी को बना कर के रखना है, ज़बरदस्ती आप उससे कुछ भी नहीं बुलवा सकते हैं। और क्लाइंट के संकट और पीड़ा को कम करना मेन उद्देश्य है। मानव अधिकार सम्मान पर इसको सम्मान देना है। आपकी जो भी स्किल्स हैं उसको यूज़ करना है। काउंसलर को रेफ़रेंस अगर ज़रूरत है तो रेफ़रेंस भी आप उसको दे सकते हैं। परामर्शदाता का स्वयं सम्मान और स्वयं देखभाल भी उसका ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलर का भी एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, तो उसको भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। और बहुसांस्कृतिक क्षमता, हर एक संस्कृति को वो किस तरीके से डील करता है, उसको पता होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से जो खंड 2 था, जिसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है और कौन-कौन से कारक जो काउंसलिंग को प्रभावित करते हैं, और काउंसलिंग करते समय हमें कौन-सी नैतिकता का सम्मान करना चाहिए। तो ये खंड 2 यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।